गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 4 शब्द विचार का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आपको बता दें शब्द क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट में वर्ण के बारे में, ठीक है। तो शब्द में जब दो या दो से अधिक अक्षर या वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तब शब्द की रचना होती है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, या फिर दो या दो से अधिक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अर्थात पूरी हमारी भाषा जो है वो ध्वनियों पर ही आधारित होती है। अब शब्द के कितने भेद होते हैं ये पढ़ेंगे। तो शब्द के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला भेद है शब्द का व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, फिर विशेषता के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर, पांचवा है अर्थ के आधार पर। तो पहला क्या है? रचना के आधार पर। रचना का मतलब होता है कि उसको बनाना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना। तो प्रत्येक शब्द की एक अलग रचना होती है, एक अलग रचना का होती है, मतलब उसके बनाने का तरीका होता है और उसका अपना अर्थ होता है। इस अर्थ में शब्दों के 3 उपभेद बताए गए हैं। तो हमारा पहला है रूढ़ या मूल शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो मूल शब्द क्या होते हैं? जो शब्द को किसी विशेष अर्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वे और उनका खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वे हमारे रूढ़ या मूल शब्द होते हैं। जैसे हाथ है, पुस्तक है, दिन है, सूर्य है, ये मूल शब्द हैं क्योंकि इनका प्रयोग एक विशेष अर्थ के लिए होता है। और इनके अगर हम खंड करें, अर्थात जब इनको हम अलग तोड़ें तो इनके वर्णों का अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस तरह के शब्द हमारे मूल शब्द कहलाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द 2 शब्दों का मेल होता है इसमें, और जब हम इन यौगिक शब्दों को अलग अलग अगर करें तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि एक शब्द आपका लेते हैं रसोई घर। अब इनको अगर हम तोड़ते हैं अलग से तो रसोई प्लस घर, तो इस प्रकार से दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। तो यौगिक शब्दों में जिन शब्दों का मेल होता है तोड़ने पर उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द वे सार्थक शब्द होते हैं जो कि 2 सार्थक शब्दों से मिलते हैं और यौगिक शब्द के ही प्रकार से होते हैं। जिस तरह से यौगिक शब्दों में हम 2 शब्दों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं, उसी तरह से योग रूढ़ में भी 2 शब्दों को जोड़ करके बनाते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक विशेष प्रयोजन के लिए होता है, इसीलिए ये रूढ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा योग रूढ़ शब्द। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं कि पंग प्लस जा। पंग एक शब्द है जिसका अर्थ है कीचड़ और जा का मतलब होता है जन्मा। तो दोनों को जब जोड़ा तो बन गया पंकज, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में कमल भी उगता है, इसलिए पंकज कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर पंकज का अर्थ कमल के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम एक शब्द लेते हैं लंबोदर। जब इसको तोड़ते हैं तो लंबा प्लस उदर 2 अलग अलग शब्द हो गए, ठीक है। अब जिसका पेट लंबा है उसको कहते हैं लंबोदर, लेकिन लंबोदर शब्द का अर्थ एक विशेष अर्थ के लिए होता है। लंबोदर भगवान श्री गणेश जी को बुलाते हैं, इसलिए ये लंबोदर योग रूढ़ शब्द हो गया। इसी प्रकार से मनमोहन, निशाचर, ये सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का अर्थ बच्चों क्या होता है? उत्पत्ति का अर्थ होता है कि स्रोत उसका। तो स्रोत शब्द का अर्थ है जरिया या फिर उत्पत्ति, कहाँ से उस चीज का उद्गम हुआ, तो कहाँ से पैदा हुई। तो किसी वस्तु का उद्गम स्थल या उत्पत्ति का आधार ही उसका स्रोत होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द,
तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से के होते हैं और उनको हम वैसा ही प्रयोग में लाते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वे हमारे तत्सम शब्द कहे जाते हैं, जैसे कि दुग्ध, विवाह, स्वर, सर्प, प्रस्थ, दधि इत्यादि। अब दूसरा है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं कि जब हम संस्कृत के शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन ला करके और उनको बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसका थोड़ा सा सरल, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं बहुत कठिन होते हैं बोलने में, तो हम उन्हें थोड़ा सरल बना करके अपने भाषा में बोलते हैं, तब वो तद्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे कि दूध हम लोग बोलते हैं, तो दूध हमारा तद्भव शब्द है और संस्कृत में हम उससे कहते हैं दुग्ध। तो दुग्ध बोलना थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन दूध हमको थोड़ा बोलने में सरल है, तो दूध हमारा तत्सम हो गया। अब एक शब्द है विवाह। विवाह ये हमारा तत्सम शब्द है संस्कृत का, और इसको हम अपनी सरल भाषा में जब बदल करके बोलते हैं तो कहते हैं ब्याह। तो ये हमारा जो है तद्भव शब्द हो गया। तो इस प्रकार से हमसे जब संस्कृत के शब्दों को मूल रूप में हम नहीं करते हैं प्रयोग और थोड़ा बदलाव ला करके उनको बोलते हैं, तब ये तद्भव शब्द बन जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत में नहीं आए हैं पर हैं भारतीय मूल के। तो ये शब्द भारत देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों और बोलियों से आकर के हिंदी भाषा में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, और ये सारे शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि है झाड़ू, खाट, पगड़ी, लोटा, डिब्बा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। तो ये एक जगह का नहीं, ये शब्द एक जगह का नहीं होते, ये अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग जातियों के और अलग अलग बोलियों के द्वारा हम तक पहुंचते हैं, और धीरे धीरे इनका प्रयोग करते करते हम लोग भी इसको अपने रोज की भाषा में शामिल कर लेते हैं। तो ये शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं, जो कि देश में ही इनका जन्म होता है, यानी देश में ही ये बोले जाते हैं। विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हैं तो विदेश के, लेकिन हम अपनी डेली बोलचाल की भाषा में उन्हें बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अरबी का शब्द है वकील, औरत, आम, आदमी, किताब, लेकिन इन सबको हम अक्सर बोलते रहते हैं। फारसी शब्द है सब्जी, दीवार, कागज, और इन सब शब्दों को भी हम लोग बोलते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं तो जो कि हमारे देश के नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी रोज की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो ये सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द हम लोग बोलते हैं, स्कूल, कार, डॉक्टर, नर्स, कॉलेज, महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो ये विदेशी शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? दो अलग अलग भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले दो शब्दों को जब जोड़ करके एक हम नया शब्द बनाते हैं, तब ये संकर शब्द कहलाते हैं। संकर का मतलब होता है मिला हुआ। अब जैसे एक शब्द मान लीजिए आपका अंग्रेजी का है और एक शब्द आपका फारसी का है, और उन दोनों को मिला करके जो शब्द बनेगा वो हमारा होगा संकर शब्द। अब जैसे कि मान लीजिए एक शब्द आपका है तहसील, ये अरबी का शब्द है, और दूसरा शब्द दार, ये फारसी शब्द है। दोनों को मिला दिया तो बन गया तहसीलदार। अब एक शब्द हम लेते हैं जैसे अंग्रेजी का टिकट, ठीक, और एक हिंदी का शब्द लिया घर, जब दोनों को जोड़ दिया तो बन गया टिकट घर। तो दो शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं। अब एक शब्द जैसे आपने लिया सिनेमा, और इसमें आपने घर जोड़ दिया, बन गया सिनेमा घर। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि दो अलग अलग भाषाओं के होते हैं, लेकिन हम उन्हें मिला करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिनेमा घर, नुकसानदायक, टिकट घर,
चिड़ियाघर, छायादार, इस तरह के कई शब्द हैं। ये सभी शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार है विशिष्टता के आधार पर। विशिष्टता के आधार पर हम शब्दों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य शब्द और दूसरा है पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द क्या होते हैं? सामान्य शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में करते हैं, जैसे दाल, चावल, घर, सड़क, कपड़ा, जो भी हमारी दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनका नाम हम लेते रहते हैं। तो ये सभी शब्द हमारे सामान्य शब्द कहलाते हैं। अब है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द क्या होता है? तो ऐसे शब्द जिनकी रचना हम किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। विशेष प्रयोजन का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे कई चीजें हैं जिनको हमने एक भाषा का एक चीज का नाम दे दिया। जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण इस नाम से ही आपको पता है कि इसके अंदर हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, अर्थात सभी कुछ हम अपने व्याकरण के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो ये हिंदी व्याकरण एक पारिभाषिक शब्द हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे न्यायालय। न्यायालय भी एक पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि न्यायालय का मतलब ही होता है जहाँ पर कैदी हैं, जहाँ पर जज हैं, जहाँ पर वकील हैं, जहाँ पर धाराएं लगेंगी। तो ये सभी सारे शब्द उसी में समाहित हैं। तो इस तरह के शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अब नंबर 4 है कि प्रयोग के आधार पर। तो व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्दों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन हो। ठीक है, तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन हो जाता है, वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है और विशेषण। ये सभी विकारी शब्द हैं, क्योंकि जब हमारी संज्ञा स्त्री होगी तब हम उसके संग कुछ और क्रिया लगाते हैं। जब हमारा संज्ञा शब्द पुरुष होगा तब हमारा क्रिया का रूप बदल जाएगा। तो इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। संज्ञा एक वचन है और तो हमारा तो हमारी क्रिया कुछ और होगी। संज्ञा अगर बहुवचन है तो क्रिया कुछ और होगी। तो इस प्रकार से लिंग, वचन, कारक और काल से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सभी प्रभावित रहते हैं। तो ये सारे शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं। और ये जैसे क्रिया विशेषण शब्द और संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द और निपात शब्द, ये सब हम लोगों ने क्लास 7 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं, अब जैसे क्रिया विशेषण शब्द है आज, कल, तेज, धीरे, जल्दी, सदा, इन सब में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हमारा कर्ता कैसा भी हो, लिंग कुछ भी हो। ठीक है, और जैसे कि हमारा समुच्चय बोधक अरे, की, किंतु जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं तब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हमारा संज्ञा एक वचन हो, चाहे हमारा संज्ञा बहुवचन हो। तो इस तरह से लिंग, वचन और कारक या काल के अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी शब्द हमारे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब नंबर 5 है हमारा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर शब्दों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस तरह से शब्द के आधार पर मुख्यतः इसके 2 भेद होते हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताए गए हैं, जिसमें कि पर्यायवाची है, विलोम है, एकार्थी है, अनेकार्थी शब्द है, शुद्ध भिन्नार्थक शब्द है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अब हम लोग को आज बच्चों इस पार्ट में इतना पढ़ना है, और अब इसको आप पढ़ लीजिएगा
और शाम को इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देंगे, उन्हें आपको MCQ में करना होगा। तो आपके हाफ ईयरली का सिलेबस का इतना ही कोर्स है। ओके बाय।